हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसको। ये हमारा नवा टॉपिक है बायोलॉजी का। तो आप हमारे प्लेलिस्ट एनसीईआरटी सार संग्रह, ये आपका बर्नवाल सर का बुक है, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला कहता है आपका कि मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। WBC वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ये क्या है ना, हमारे बॉडी को बाहरी संक्रमण से हमें रक्षा करती है, ठीक है। तो VVI क्वेश्चन है ये कि मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। तो यह हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो आपका O पॉजिटिव, ठीक है। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो O समूह। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः क्या होता है, बढ़ जाता है, देखते होंगे बीपी बढ़ जाना, वही रक्त दाब ब्लड प्रेशर, वही शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ जाता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, यानी ब्लड का पीएच मान पूछ रहा था। 7.35 से 7.45 के बीच में, ठीक है ना। हमारा जो पीएच मान है ब्लड का क्या है, 7.35 से 7.45 तक। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है। तो बंदर से। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है, बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। जो AB ब्लड ग्रुप वाले हैं ना, उनको कभी भी लाइफ में ब्लड को लेकर दिक्कत नहीं होगा। हाँ, वो जो भी व्यक्ति से चाहेगा मदद ले सकता है और कोई भी व्यक्ति उसे हेल्प कर सकता है। इन सेंस ब्लड, वो किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का ब्लड वो ले सकते हैं AB वाले। और जो O वाले ग्रुप वाले हैं ना, वो किसी भी इंसान को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। दोनों समझ गए। AB आपका क्या यूनिवर्सल रिसीवर है, AB लेने वाला है और वो देने वाला है, ठीक। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। पहले लाइन में था आपका शरीर की प्रतिरक्षा, बाहरी संक्रमण से रक्षा करना, व्हाइट ब्लड सेल का काम है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो आपका कैल्शियम का। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम का। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं। तो आपका प्लीहा स्प्लीन में। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है। तो आपका प्लीहा स्प्लीन में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। जो ब्लड प्रेशर है ना मनुष्य का, वो होता है 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो यह आपका तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पिता कौन सा ब्लड ग्रुप का है A और माता कौन सा है O, तो अब संतान का पॉसिबिलिटी है A होगा या O होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, बाकी क्या है नहीं है जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछ दिया कि पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का O है, तो अब संतान जो होगा उनका प्रोडक्ट वो किस ब्लड ग्रुप का होगा। तो आइदर A और O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होती है। तो आपका लिम्फोसाइट। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होती है। तो लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन आवर। दिल का दौरा पड़ने हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमेशा याद रखिएगा, अगर स्टेबल रहना है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बाहरी एटमॉस्फेयर आप पे अटैक कर देगा, ठीक।
तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो आपका ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है ना, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अब कहता है कि रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, तो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्राम्बिन, कैल्शियम, ये आपका मिलकर हो जाता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, ये हो जाएगा आपका फाइब्रिन, और फाइब्रिन प्लस रुधिराणु, ये हो जाएगा आपका रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो आपका हो जाएगा एंजाइम। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों एंजाइम। नेक्स्ट कहता है प्रतिजन, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है ना, प्रतिजन, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों को निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो आपका हृदय धमनियां, कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है ना, एक मैंने बताया था प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है? तो आपका वेन। ठीक है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको कौन कैरी करता है? तो आपका आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो कोरोनरी आर्टरी यानी हृदय धमनियां। अब देखिए आर्टरी आ गया यहाँ पर, तो रक्त को कहाँ लिया जा रहा है? हृदय में, यानी रक्त को हृदय में यानी बॉडी से हृदय में जा रहा है, यानी कि इम्प्योर की बात की जा रही है। ठीक है, प्योर की बात किया जाएगा तो हृदय से बॉडी में, तो यहाँ आर्टरी आ गया। ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा एमाइलेज। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। रक्त का थक्का जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? तो सोडियम की। ठीक है ना, हृदय की जो धड़कन जो आपका कंट्रोल होता है ना, तो सोडियम का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो अब क्या है, सोडियम मतलब क्या हो गया आपका? नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसीलिए कहा जाता है नमक कम खाना है, ज़्यादा खाना, जो वो हार्ट पेशेंट होते हैं। ठीक है, हार्ट पेशेंट मतलब हृदय की धड़कन जिनका कम बेसी होता है। तो हृदय की धड़कन होता कितना है? 120/80। ठीक है। एंजाइम एक प्रकार का है, क्या है एंजाइम दोस्तों? तो जैव उत्प्रेरक यानी बायोकैटलिस्ट। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो आपका अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट कहता है कि आपका हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर कहलाता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना। आगे आपका कहता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो आपका फॉलिक एसिड। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो आपका फॉलिक एसिड।
मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस शिरा, पैर में उपस्थित जो होता है ग्रेट सैफिनस शिरा। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर ब्लड कैंसर होता है? तो 12,000 पर सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं इसको, सीसी को, ठीक है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो आपका 12,000 सीसी। रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा, राउबुलोफिया सर्पेंटिना, राउबुलोफिया सर्पेंटिना। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? आपका महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? आपका महाधमनी अरोटा। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो आपका स्प्लीन हो जाएगा प्लीहा। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक कहा जाता है? स्प्लीन प्लीहा को। रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध रक्त का प्रवाह। तो कैसे कैसे अशुद्ध रक्त होता है प्रवाह? तो पहला हृदय, महाधमनी, धमनियां, धमनिकाएं, कोशिकाएं, अंग, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 mg पर 100 ml, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो 150 से 260 mg पर 100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? तो क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो आपका आरबीसी। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी। नेक्स्ट है आपका रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग एवं उनके कार्य। तो पहला हृदय, रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना, ठीक है। हृदय का काम क्या है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियां, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। धमनियां क्या करती है? रक्त को हृदय में पहुंचाती है। शिराएं, रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाएं, धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन, ठीक है, धमनी और शिरा का सम्मिलन। रिसर्पिन, क्या कह रहा है? रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो उच्च रक्तदाब को कम करने में। रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। फिर आपका है रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ, जो हमारा रक्त है ना, क्या क्या उपस्थित रहता है उसको देखते हैं। तो रक्त प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन, ऑस्मोटिक दाब स्थापित करना, ऑस्मोटिक दाब स्थापित करना। ग्लोबुलिन, संक्रामक रोगों से रक्षा करना, संक्रामक रोगों से रक्षा करना। फाइब्रिनोजन, रक्त का स्कंदन करना, रक्त का स्कंदन करना। फिर आता है कनिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। कनिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? AB और AB, ठीक है ना। यदि दोनों जनकों पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? AB और AB। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख, याद रखिएगा, 1.5 लाख से 4.5 लाख। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन, ठीक है ना, एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। आगे कहता है माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। तो आपका OO ये हो जाएगा संभावित रक्त समूह O, और असंभावित रक्त समूह AB और AB, ठीक है ना।
ये दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है आपका। ठीक है, अब क्या है कि माता इधर हैं और पिताजी इधर हैं। ठीक है, अब दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा, कैसा प्रोडक्ट निकलेगा और क्या प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, दोनों बात हो रहा है। ठीक है, जो चाइल्ड होगा, तो अगर माँ ओ पिताजी हो तो अब ओ होने का संभावना है, नहीं होने का संभावना ए बी नहीं होगा। ठीक है, माँ ओ पिताजी ए, तो आपका ओ या ए होने का संभावना है, नहीं होने का संभावना क्या है, बी और ए बी। फिर ओ बी, यही समझ लीजिए जो हमको समझ में आ रहा है, जो माँ पिताजी हैं दोनों मिलाकर उन्हीं का संभावना है, बाकी का नहीं है। जैसे मान लो ओ और बी है, तो ओ और बी होने का संभावना है, बाकी का नहीं है, ए और बी का नहीं है। ओ और ए बी मिल गए तो अब होने का संभावना ए और बी है। ठीक है, तो ये याद करने वाला है कि ओ और ए बी, तो ए होंगे बी होंगे, ओ ए बी नहीं होंगे। ठीक है, अगर ए दोनों है तो ए और ओ होने का संभावना है, बी और ए बी होने का संभावना नहीं है। अब ए और बी दोनों हैं, ठीक है, तो ए बी ओ ए बी कुछ भी हो सकते हैं, यही 4 गो पॉसिबिलिटी होता है ब्लड ग्रुप का, ए बी ओ या ए बी, और कोई नहीं। ठीक है, ए और ए बी हैं तो ए बी होंगे और ओ नहीं होंगे। ठीक, बी और बी दोनों हैं तो बी और ओ होंगे, ए और ए बी नहीं होंगे। बी ए बी हैं तो ए बी होंगे, ओ नहीं होंगे। ठीक, तो जहाँ ए बी है ना वहाँ ओ नहीं होगा, इतना याद रखो। फिर ए बी है तो ओ नहीं होगा पक्का, बाकी ए बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है। माने आरबीसी का आपका पूछ रहा है टेन्यूअर, तो आपका 100 से 120 डे, 100 से 120 डे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट कहता है रक्त संबंधी समस्याएं, तो रक्त संबंधी समस्याएं क्या है, तो उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब क्या होगा, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन। निम्न रक्तदाब आपका हाइपोटेंशन, माने हाई ब्लड प्रेशर है हाइपर, लो है तो हाइपो। हीमोफीलिया हो जाएगा आघात से रक्त स्राव, और अरक्तता का हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। आगे कहता है कि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन रुधिर युक्त रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। ठीक है ना, धमनियां जो हैं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। तो यही था आपका दोस्तों, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। ठीक है, आई होप इट विल यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।